बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये टेस्ट है, हम इसको डिस्कस करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद जुनैद जावेद है और मैं आर्ट इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ आपसे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ अ कॉइल हैविंग 400 टर्न्स इज प्लेस्ड पैरेलल। तो इसमें जो पैरेलल का वर्ड है, दिस इज द की वर्ड। इसकी वजह से जो फ्लक्स होगा वो जीरो हो जाएगा कॉइल के थ्रू, और उसके जीरो होने की वजह से जब फ्लक्स ही नहीं लिंक हो रहा कॉइल के साथ तो फ्लक्स चेंज भी नहीं होगा। तो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग एन डेल्टा फाई और डेल्टा टी से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा दैट वुड बी जीरो। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वेबर पर सेकंड दैट इज इक्वल टू। ये यूनिट्स वाले सवाल बार बार आ रहे हैं, पीएमसी वाले पूछ रहे हैं, ऑलमोस्ट डेली अभी तक टेस्ट हो रहा है, हर पेपर में ये सवाल आ रहा है। तो आप यूनिट्स निकाल सकते हैं। वेबर पर सेकंड दैट इज डेल्टा ऑप्शन, जूल पर कूलम। आप वेबर को न्यूटन पर एम्पियर मीटर लिखकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। न्यूटन मीटर इज जूल, राइट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर कैन नॉट स्टेप अप। देखिए दो तरह के ट्रांसफार्मर्स होते हैं, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। जो स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों ही ट्रांसफार्मर्स का काम है वो वोल्टेज और करंट को ट्रांसफॉर्म करना है। वोल्टेज और करंट को चेंज करते हैं बेसिकली। पावर और फ्रीक्वेंसी दोनों सेम रहती हैं आइडियल ट्रांसफार्मर के अंदर। तो यहाँ पर डेल्टा ऑप्शन वुड बी द राइट ऑप्शन। एडी करंट डू नॉट कॉज। एडी करंट मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि एडी करंट कोर के थ्रू चलते हैं, कोर के थ्रू, और कोर को वो हीट अप करते हैं। डैम्पिंग, लॉस ऑफ एनर्जी, एक ही बात है कि एनर्जी वेस्ट हो रही होती है हमारी। स्पार्किंग तब होती है जहां पर कहीं मेक ब्रेक हो रहा हो। तो कोर चूंकि कॉन्टिन्यूस है तो वहां पर स्पार्किंग नहीं हो रही होती। तो दिस इज अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, फ्लक्स लिंक विद सर्किट चेंजेस देयर इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ विल लास्ट इन द सर्किट। जब तक फ्लक्स जैसे ही फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा इंडक्शन स्टॉप हो जाएगी। तो n delta phi by delta t, that is our reference of once the delta phi is zero, EMF will be zero. Question number 6, which of the following scientists is not connected with the theory of electromagnetic induction? Faraday, Lenz और हेनरी। हेनरी आप यहाँ से भी आइडिया ले सकते हैं कि L और M का यूनिट हेनरी है, उनका बार बार फॉर्मूले में जिक्र आ रहा है। लेंज लॉ हमने पढ़ा था, फैराडे लॉ पढ़ा है, तो उन्हें ही राइट ऑप्शन बचता है, उसका यहाँ पर कोई लिंक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, the magnetic flux linked with a coil is inversely proportional to। अगर आप फ्लक्स का फॉर्मूला याद करें, NBA cos थीटा या NBA sin अल्फा, मैंने आपको दो शॉर्टकट फॉर्मूले लिखवाए थे, तो उसमें इन तीनों चीजों पर डिपेंडेंस है, तो डेल्टा ऑप्शन बनेगा। इट वुड बी नन ऑफ दीज, राइट। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल मैक्सिमम कब होगा? ईएमएफ की बात हो रही है। लेकिन याद रखें फ्लक्स और ईएमएफ की चीजें उल्टी चलती हैं। या मैंने जनरेटर में ही बताया था, इसी जनरेटर में फ्लक्स मैक्सिमम होता है जब प्लेन परपेंडिकुलर हो, तो ईएमएफ तब मिनिमम होता है। और जब प्लेन पैरेलल होती है तो फ्लक्स जो है वो मिनिमम हो जाता है और ईएमएफ क्या होता है? मैक्सिमम। तो यहाँ पर प्लेन पैरेलल बनेगी, कॉइल की प्लेन दैट शुड बी पैरेलल। तो इस केस में ईएमएफ मैक्सिमम हो जाएगा, फ्लक्स मिनिमम हो जाएगा। दिस इज अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, स्केलर क्वांटिटी। फ्लक्स इसमें स्केलर है, बाकी सब के सब वेक्टर्स हैं। यू कैन क्लियरली सी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज B, व्हिच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेट फॉल कर रहा है, मैंने आपको ये फिगर बनवा कर करवाया था, आपके नोट्स में फिगर मौजूद है। अगर रिंग क्लोज है तो लेंज लॉ से इंड्यूस करंट आएगा, वो अपोज करेगा, एक्सेलरेशन विल बी लेस देन जी। और अगर कटा हुआ रिंग है तो फिर एक्सेलरेशन इक्वल टू जी होगा। तो इस केस में अल्फा ऑप्शन बन गया। 11 में, विच इज द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट डज नॉट यूज एडी करंट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक ब्रेक्स, इंडक्शन मोटर और डेड बीट गैल्वेनोमीटर, ये करते ही काम ऑन द बेसिस ऑफ एडी करंट है, उनकी मतलब फंक्शनैलिटी में ये शामिल है। ट्रांसफार्मर में एडी करंट इज नॉट अ बेस करंट, इसकी बेस पे फंक्शन ही नहीं कर रहा, बल्कि एडी करंट इज अ लॉस। तो ट्रांसफार्मर ही राइट ऑप्शन बनेगा। लॉन्ग डिस्टेंस एसी स्टेप अप, ये आपकी बुक की लाइन हैं। आप जब वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं, हमारे जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वापडा का, तो उसमें वोल्टेज हम अप करते हैं, उससे करंट डाउन हो जाता है। तो करंट डाउन होने से जो I2R लॉस है वो कम हो जाता है और हमें तार भी पतली इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो ओवरऑल हमारी कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो जो ट्रांसमिटिंग स्टेशन होते हैं, जो हमारे जनरेटिंग स्टेशन होते हैं, वहां पर बड़े बड़े जनरेटर्स लगे हुए, ऑल्टरनेटर्स बोलते हैं उनको, वहां पर ट्रांसफार्मर लगाकर वोल्टेज को स्टेप अप किया जाता है। और वोल्टेज स्टेप अप होता है, करंट डाउन हो जाता है और उससे हमारा इकोनॉमिकली लॉस भी कम होता है और मटेरियल भी कम यूज होता है। दिस इज अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आपको ये फिगर दिखाई गई है, हुआ है यहाँ पर पड़ी है। इंड्यूस्ड ईएमएफ कब होगा? याद रखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ तब होता है
जब फ्लक्स में वेरिएशन आए। तो यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है, अगर आप एस एन या क्यू के अलाउंड मूव कराएंगे तो फ्लक्स चेंज नहीं होना। पी पे मूव करेंगे तो वो कॉइल परपेंडिकुलरली वो जो कंडक्टर वो मूव करेगा फील्ड के, और फ्लक्स में वेरिएशन आएगी, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो 4 डी ऑप्शन। क्वेश्चन 14, आयरन कोर क्यों हम यूज करते हैं, उसका हिस्टैरिसीस लूप एरिया कम है, डेल्टा ऑप्शन। चैप्टर 17 के अंदर आपने हिस्टैरिसीस लूप वाला एक टॉपिक किया था, तो उसके अंदर इफ यू रिमेंबर आयरन का जो एरिया है वो कम है लूप एरिया, और स्टील का ज्यादा होता है। तो आयरन इज अ सॉफ्ट मटेरियल बेसिकली, तो आयरन की वजह से आयरन का एरिया लूप एरिया कम होने की वजह से इसका हिस्टैरिसीस लॉस क्या हो जाता है, लेस होता है, और उसकी वजह से हम इसको ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ का यूनिट ऑब्वियसली वोल्ट होता है, और वोल्ट को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं टेस्ला मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आप इंड्यूस्ड ईएमएफ का एल डेल्टा आई बाय डेल्टा पी से भी निकाल सकते हैं, या और कोई भी फॉर्मूला आप फैराडे लॉ वाला यूज कर सकते हैं, एन डेल्टा फाइव और डेल्टा टी। तो डेल्टा फाइव का यूनिट टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है, और टाइम का यूनिट सेकेंड होता है, तो वहां से चार्ली बन जाएगा। 16 EMF, this is around the boundary of the surface used to compute magnetic flux। ऐसे में जो फैराडे लॉ की इंटेग्रल फॉर्म होती है, ये वहां से मैथमेटिकल क्वेश्चन है, तो हम उसको अराउंड द बाउंड्री यूज करते होते हैं। 17 स्क्वायर लूप लाइज इन द प्लेन। अब इसमें जब फील्ड को आप रिड्यूस करोगे, अब यहाँ पर एक मैं स्क्वायर लूप बना रहा हूँ, ये दिस इज अ स्क्वायर लूप, और इसके अंदर अब यहाँ पर जो फील्ड है वो फील्ड दैट इज डायरेक्टेड इनटू द पेज, यानी इस रीजन में मैं फील्ड जो बनाऊंगा तो वो इनटू द पेज वो बता रहा है, क्रॉस मीन्स इनटू द पेज। अब इस फील्ड को मैं जब कम करूंगा, उसने क्वेश्चन में लिखा है कि फील्ड इज बीइंग रिड्यूस्ड, जब मैं फील्ड कम करूंगा डेफिनेटली, मैंने आपको लेंज़ लॉ बताया था कि जब हम कम करेंगे सोर्स में तो हमारा जो इंड्यूस करंट है वो उसकी डायरेक्शन में आएगा, हमारी इंड्यूस करंट का जो फील्ड है उसकी सेम डायरेक्शन में आएगा, और जब बढ़ाएंगे तो इंड्यूस करंट में अपना फील्ड उसके ऑपोजिट बनाना है। तो यहाँ पर जो कम हो रहा है तो सेम डायरेक्शन बननी चाहिए, तो हमें राइट हैंड रूल लगा देना है। हमारा फील्ड एक्सटर्नल फील्ड इनटू द पेज है, तो करंट का फील्ड भी क्या होना चाहिए, इनटू द पेज। तो इनटू द पेज बनाने के लिए यू विल कर्ल योर फिंगर्स, थंब को आपने अंदर की तरफ रखना है, जब फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो वो आपको क्लियरली नजर आएगा कि इट इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, इफ द फ्रीक्वेंसी इज 50, तो हाउ मेनी टाइम्स इन 2 सेकंड डज द वोल्टेज इन सर्किट बिकम जीरो। आप सब जानते हैं कि एसी वेव फॉर्म इस तरह की होती है, इसमें एक साइकिल के अंदर ये यहाँ पर जीरो हो रहा है, और यहाँ पर आपको बताया गया है कि 50 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है, यानी 1 सेकंड में वो 50 दफा अपने साइकिल मुकम्मल करेगा। अगर 2 सेकंड की बात करें तो 100 साइकिल हो जाएंगे। हर साइकिल में वो एक दफा क्या हो रहा है, अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर रहा है, और एक दफा जीरो हो रहा है। यहाँ से हमारा नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाएगा। तो एक साइकिल में एक दफा, और अगर 100 साइकिल हो, एक साइकिल में आप जान रहे हैं 50 टाइम वो वेरी कर रहे हैं। तो अगर हम पर सेकंड की बात करेंगे तो एक सेकंड में 50 साइकिल्स हैं। 50 साइकिल्स की मतलब है कि एक सेकंड में 100 दफा उसके जीरो आ रहे हैं, जीरो क्रॉसिंग्स, एक दफा ये जीरो है, एक दफा ये जीरो है, और यहां से वो नेक्स्ट साइकिल शुरू कर रहा है। तो एक साइकिल में 2 दफा, और अगर 50 साइकिल होंगे तो 100 दफा हो जाएगी, और क्योंकि 2 सेकंड है तो 2 into 100, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 200। इफ यू रिमेंबर चैप्टर 16 की एक्सरसाइज के अंदर हमारा एक सवाल था कि एक बल्ब जो है एक साइकिल में कितनी दफा मैक्सिमम ब्रिलियंस अटेन करता है, एक साइकिल में 2 दफा, और अगर 50 फ्रीक्वेंसी है तो वो 100 दफा करेगा। यहाँ हमें 1 सेकंड की बजाय 2 सेकंड्स की बात की गई है, तो 2 सेकंड्स का मतलब ये है कि हमने एक साइकिल एक फ्रीक्वेंसी वाली बात नहीं करनी। पर सेकंड वो 50 साइकिल मुकम्मल कर रहा है, 2 सेकंड में वो 100 साइकिल मुकम्मल करेगा। एक साइकिल में 2 दफा होंगे तो 100 into 2 इट विल बी 200। तो ये बड़ा ही सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, कोर क्यों लैमिनेट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफा पूछा जा चुका है एनटीएस के टेस्टों में भी और यूएचएस पीएमसी के टेस्ट में भी एक्सपेक्टेड होता है। तो इट इज चार्ली ऑप्शन। When the current from P to Q is decreasing, देखिए फिर वही बात आ गई है, मैंने आपको लेक्चर में सवाल करवाया हुआ है, हमारा सोर्स करंट जो है वो कम हो रहा है, तो इंड्यूस करंट उसको सपोर्ट करने के, उसको मतलब उसको उसकी सेम डायरेक्शन में आएगा। मैंने कहा था, एक डब्बा मैंने बॉक्स बनवाया था लेक्चर नोट्स में, कि अगर करंट इंक्रीज होगा तो हमारा जो इंड्यूस करंट है वो
उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। अगर सोर्स करंट डिक्रीज हो रहा है तो उसकी सेम डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पे चूंकि डिक्रीज हो रहा है तो सेम डायरेक्शन में आएगा, और सेम डायरेक्शन के लिए हम यहाँ जो एरो लगाएंगे वो बनेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमारा जो लूप है उसमें इस तरह एरो लगेगा, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर लॉस इज 30% रेशियो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी करंट। आपने पावर लॉस का 30% का मतलब क्या होता है? 30% इक्वल टू होता है 0.3। तो इसका मतलब ये है कि आपका 30% अगर लॉस हो रहा है तो 70% जो है वो आपको आउटपुट मिल रही है। 70% का मतलब 0.7 है, यानी आई कैन राइट आउटपुट इक्वल टू 0.7 इनपुट पावर। तो आई कैन राइट दिस थिंग। अब यहां से अगर आप आउटपुट पावर का फॉर्मूला लगा दें तो इट विल बी Vs ओवर Vs इंटू IS, और 0.7 P इनकी जगह आ जाएगा Vp IP। तो आपने रेशियो किस किस के लेनी है? प्राइमरी टू सेकेंडरी करंट, तो IP व्हेन यू विल रीअरेंज द इक्वेशन, तो IP ओवर IS दैट इज इक्वल टू IP ओवर IS बन जाएगा। आप 0.7 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, Vs ओवर 0.7 Vp। अब यहाँ पर आप वैल्यूज डाल दें, क्योंकि उसने कहा कि आउटपुट वोल्टेज इज 110, तो आप 110 डाल दें 0.7, और Vp की तरह दिया हुआ प्राइमरी वोल्टेज इज 220। व्हेन यू विल सॉल्व तो इट विल बी टर्ली इट इज 5/7। आप इसको जब रीअरेंज करेंगे तो नीचे 2 हो जाएगा, इसका डेसिमल खत्म करेंगे, ऊपर 10 चला जाएगा, तो 10 ओवर 7 इंटू 2, तो इट इज 5/7। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। तो 70%, आई रिपीट, 70% हमारी आउटपुट आ रही थी, क्योंकि 30% तो लॉस था, तो 70% आउटपुट आ रही थी। तो 70% आउटपुट का मतलब हमारी आउटपुट पावर जो होगी दैट इज 0.7 इंटू पी इन। तो आउटपुट की जगह VS IS, पी इन की जगह VP IP। यहाँ से आप IS को दूसरी तरफ राइट साइड पे ले जाएं, रीअरेंज करें, वैल्यूज डालें एंड गेट द आंसर। Next question, 22. Ratio of number of turns in primary and second is 1:10. Ratio of currents in the coils. आपको टर्न्स के दिए, इसको उल्टा दें, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, मैंने आपको नोट्स भी दिए हैं अपने, तो उसमें जो टर्न्स की रेशियो होती है वो कॉइल्स की वो करंट्स के साथ रेसिप्रोकेट हो जाती है। तो राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करंट इज डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे करंट डिक्रीज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस करंट इन द लूप विल बी। देखिए, क्योंकि मैंने कहा करंट कम हो रहा है तो जो साथ वाले लूप में डायरेक्शन होगी वो सेम होगी, अगर इंक्रीज होगा तो ऑपोजिट, तो वो एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज होगी। लेंज़ लॉ का सिंपल सवाल। 24, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इनटू द पेज एंड डिक्रीजिंग। अब आपको फिर वही बात है कि यहाँ पर हमारा जो फील्ड है, जैसे मैंने अभी आपको पिछला क्वेश्चन करवाया था, उसमें फील्ड इनटू द पेज है, ये हमारा लूप है। तो जैसे डिक्रीज करेंगे, इंड्यूस करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में अपना फील्ड बनाएगा, तो हमारा फील्ड आउटवर्ड होना चाहिए। थंब को ऊपर रख के फिंगर्स कर्ल करें, तो थंब ऊपर रखेंगे, नॉर्थ ऊपर की तरफ आएगा, साउथ क्या आएगा, अंदर की तरफ। तो और अगर आप व्यू फ्रॉम अबव कर रहे हैं, और चूंकि वो डिक्रीज हो रहा है, हमने बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए हमारा यहाँ पे कीवर्ड आया डिक्रीजिंग। मैं यहाँ पे दोबारा से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर रहा हूँ कि हमारा जो फ्लक्स है, यानी फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड वो कम हो रहा है, तो हमारे करंट का फील्ड उसी डायरेक्शन में आएगा, यानी ये अंदर की तरफ है, करंट का फील्ड भी अंदर की तरफ आएगा। तो थंब को आप नीचे की तरफ करें, यानी अंदर की तरफ नॉर्थ पोल बनेगा, और बाहर की तरफ कौन सा पोल बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 मैग्नेटिज्म का बेसिक सवाल है। इसमें लिखा हुआ है कि करंट शोन इन द फिगर इज डिक्रीजिंग। अब फिर वही बात है, इसमें हमारा सोर्स करंट जो है वो कम हो रहा है, तो जब कम हो रहा है तो हमारे लूप में जो इंड्यूस करंट होगी उसकी सेम डायरेक्शन ऊपर की तरफ आएगी, जैसे वायर के। और जब आप इसको थंब रखकर इसको फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो डेफिनेटली इट विल बी बीटा ऑप्शन। अबाउट से देखेंगे तो इट शुड बी अ साउथ पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन को बताएं, you push a permanent magnet, north pole is moving away from you towards a loop of conducting wire in front of you. कि let's suppose आपके सामने यहाँ पे एक लूप पड़ा हुआ है और you are standing here, तो आप कहते हैं कि आपसे हुए जा रहा है नॉर्थ पोल और लूप की तरफ जा रहा है, तो ये सिचुएशन बन जाएगी। अब नॉर्थ पोल के एंटी होने से पहले डेफिनेटली जब ये करीब आ रहा है तो इसमें फ्लक्स बढ़ेगा,
प्लस बनने से इंडक्शन। और मैंने आपको बॉक्स में लिखवाया था जब आप करीब मूव कर रहे हो तो सामने सेम पोल बनता है, तो नॉर्थ पोल बनेगा। तो अपने फिंगर्स को राइट हैंड रूल लगाएं, थंब को इधर लेफ्ट की तरफ रखेंगे, इधर नॉर्थ है तो फिंगर्स कर्ल करेंगी और फिंगर्स की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज बन रही है। आप राइट हैंड रूल अप्लाई करके इसको चेक कर सकते हैं, मैंने आपको नोट्स में क्वेश्चंस दिए हुए हैं और लेक्चर में भी करवाए हुए हैं। क्वेश्चन 7 इसके अंदर आपको ईएमएफ पूछा है, उसने लूप श्रिंक हो रहा है, बुक की एग्जांपल की तरह है, तो इसमें फॉर्मूला हमारा बेसिक लग जाएगा एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, और डेल्टा फाई की जगह आप बी ए, क्योंकि लूप परपेंडिकुलर पड़ी है तो साइन 91 हो जाएगा, तो डेल्टा टी बनेगा एन, बी को बाहर ले जाएं, डेल्टा ए ओवर क्या हो जाएगा डेल्टा टी। यहाँ पर आप ये 10 की वैल्यू डालें और बाकी आपको टर्न्स दी हुई है 5 और 0.5 फील्ड है, तो इट इज स्ट्रेट अवे बीटा। ये इंपॉर्टेंट है, 5 रुपए का सवाल है, आपको आना चाहिए। तो ये इसमें रिपल्शन होगी क्योंकि जब ये करीब आएगा तो यहाँ पे नॉर्थ बन जाएगा, यहाँ पे साउथ, नॉर्थ नॉर्थ में रिपल्शन की वजह से तो वो रिपल हो जाएगा एंड विल मूव अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज होती है, रेट ऑफ चेंज नहीं लगानी। कॉज ऑफ इंड्यूस्ड इंडक्शन इज चेंज इन फ्लक्स। मैंने आपको नोट्स में पहले दिन ही लिखवाया था कि जब भी फ्लक्स चेंज होगा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से ही इंडक्शन जो हम कहते हैं कि दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज टेकिंग प्लेस। तो अगर आपसे पूछ ले कि ईएमएफ डिपेंड किस पे करता है तो फिर आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कहना है। तो यहाँ पे सिंपल कॉज पूछी, दिस इज डेल्टा ऑप्शन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें कहते हैं ईएमएफ 70% कब होगा ऑफ मैक्सिमम। ईएमएफ का फॉर्मूला होता है ई नॉट साइन थीटा, लेकिन इस थीटा जो होता है ये वेलोसिटी का एंगल है, वेलोसिटी और फील्ड का मैंने आपको बताया हुआ है। हमें क्या चाहिए, वो कहते हैं कि व्हेन द प्लेन ऑफ कॉइल, तो प्लेन ऑफ कॉइल के लिए ईएमएफ का जो फॉर्मूला बन जाता है वो कॉज अल्फा बन जाता है, फ्लक्स के उल्टा। तो कॉज अल्फा का 0.7 होता है, 0.7 70% से मुराद होता है 0.7। तो आप सब जानते हैं 0.7 होता है ये जब थीटा कितना हो 45, थीटा की बजाय आप इसे अल्फा कह दें, तो जब अल्फा 45 होगा तो 0.7 या 70% हो जाएगा। 31 फुल वेव रेक्टिफायर इज ऑपरेटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिपल। आपको याद होगा मैंने आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाए, तो फुल वेव रेक्टिफायर में जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है वो इनपुट फ्रीक्वेंसी से क्या होती है, रिपल फ्रीक्वेंसी डबल होती है, हाफ वेव में सेम होती है। तो दिस इज अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 फॉर बाइसिंग। आपको मेरे नोट्स के अंदर स्टार्ट में तमाम बाइसिंग के नोट्स मिल जाएंगे, फॉरवर्ड रिवर्स बाइसिंग के, उसमें तमाम विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन कम हो जाती है फॉरवर्ड में। P को आप पॉजिटिव से, N को नेगेटिव से लगाते हैं, P शुड बी एट हायर पोटेंशियल देन N साइड। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको यू कैन फाइंड इन द नोट्स, लेक्चर नोट्स जो है हमारे। दिस इज डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा, एन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द लोड ऑफ, या असल में ना इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो बनता है ड्यूरिंग एनी हाफ साइकिल, या पॉजिटिव हो या नेगेटिव, बट यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं दिया गया। राइट ऑप्शन शुड हैव बीन के आउटपुट इज ऑब्टेन्ड इन वन हाफ साइकिल वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, बट हमने जो गिवन ऑप्शन में से बेस्ट सेलेक्ट करना होता है। अब बाकी आखिरी दो तो हो नहीं सकते, इसमें पोर्शन का वर्ड लिखा हुआ है और ऊपर वाले में बोथ का वर्ड है, तो अब पॉजिटिव नेगेटिव ये दोनों हो सकते थे। अब इस तरह का जब एब्सर्ड क्वेश्चन है जिसमें क्लैरिटी ना हो तो आप अपनी टेक्स्ट बुक को रेफरेंस मानेंगे। टेक्स्ट बुक के अंदर जो डायोड बनाया गया है उसके अंदर जो सर्किट दिया गया है वो सर्किट किस तरह का दिया गया, इस तरह का दिया गया, तो ये कब कंडक्ट करता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट करता है, नेगेटिव में कंडक्ट नहीं करता। तो राइट ऑप्शन अल्फा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बताएं। लेकिन आप जब ऑनलाइन बैठे हो तो आप लोगों ने इस तरह समझना है कि आई एम इन फ्रंट ऑफ यू और हम आपस में वैसे डिस्कशन कर रहे हैं जैसे क्लास में कर रहे हैं। दिस इज वर्चुअल क्लासरूम बेसिकली, और तमाम के तमाम स्टूडेंट अलर्ट होकर बैठे, 90 पे बैठे, जमाई नहीं रहनी किसी ने भी। 34 आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर इज पल्सेटिंग डीसी, इट इज नॉट अ प्योर डीसी। प्योर डीसी आप जानते हैं वो कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 0, बट चूंकि पल्सेटिंग डीसी आता है हमारा, हम फिल्टर लगा के उनको स्मूथ आउट करते हैं। यहाँ पर आपने पल्सेटिंग डीसी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। In a full wave rectification, the output DC voltage across the load is obtained for complete both half cycles, positive and negative. Depletion region has, ये आपको पता है कि फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है, width of depletion region अंडर रिवर्स बाइस बढ़ जाती है, फॉरवर्ड बाइस में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। 38 हाफ वेव रेक्टिफायर, फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट विल बी एन, क्योंकि हाफ वेव में सेम होती है, इनपुट और आउटपुट की फ्रीक्वेंसी सेम होती है हाफ वेव में, और आप जानते हैं ये पल्सेटिंग होती है।
तो इनपुट की अगर n है, आउटपुट की भी n होगी। 39 विद रेक्टिफायर 4 डायोड्स रिक्वायर्ड, और आप और वैसे अगर पूछे जनरल कितने मिनिमम चाहिए, वो 2 चाहिए होते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए। 40 इनमें आप डायोड की IV कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं। फॉरवर्ड बायस में इस तरह का एक्सपोनेंशियल ग्राफ आता है और रिवर्स बायस में इस तरह का ग्राफ आता है। तो हमने फॉरवर्ड का, क्योंकि उसने दिखाया फॉरवर्ड साइड का है, तो दिस इज एक्सपोनेंशियल ग्राफ। आपसे पूछ लो कि इसकी नेचर कौन सी है, इट इज नॉट लीनियर ग्राफ, इट इज एक्सपोनेंशियल ग्राफ। दिस इज चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका 41 पे हम जा रहे हैं। सो एक्चुअली देयर इज नो 41, सो दिस इज एंड ऑफ डिस्कशन। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडक्शन वाला यूनिट था, तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये हमारा पहला लेक्चर था जो ऑनलाइन हमने किया। नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड आप लोगों को थोड़ा पता, थोड़ी सी अपनी पेस बढ़ाएं, प्रैक्टिस करें और अपने आप को प्लीज मोटिवेट करें। देखिए हमारे पास जो टाइम है, व्हाट वी आर डूइंग है, देखिए हमारी जो आर्क इंस्टीट्यूट है और हम आपको पूरा फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जावेद लगारी साहब ने कोशिश करके देखिए आप लोगों के लिए सारी चीज़ें अरेंजमेंट की हैं, तो आप लोगों को चाहिए कि आप इनसे मुस्तफीद हों भरपूर तरीके से और घर पर प्रैक्टिस को बढ़ाएं। ठीक है, मैंने वॉइस नोट्स भी भेजे थे। अपनी प्रैक्टिस को मैक्सिमाइज करें और अपने टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज। फिजिक्स को डेली के 2 से 3 घंटे दें, बाकी सब्जेक्ट को बाकी टाइम दें, और कोई भी इशू हो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट। थैंक यू वेरी मच।